हेलो। बीएससी थर्ड ईयर। बीएससी थर्ड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा, HSAB कंसेप्ट, जिसे हम पियर्सन कंसेप्ट भी कहते हैं। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्स हैं उनमें मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्डिंग है वो किस प्रकार से होता है और उसके आधार पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। बीएससी सेकेंड ईयर में भी हमने मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, M, L, N, R, और इसको जैसे ब्रैकेट में बंद किया, यहाँ M ट्रांजिशन मेटल है, L लिगेंड है, N लिगेंड की संख्या है। ये ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है जिसके अंदर मेटल और लिगेंड को रखा जाता है। R रेसिडुअल चार्ज है, जो मेटल और लिगेंड के टोटल चार्ज का बैलेंस चार्ज, जो शेष चार्ज बचता है वो रेसिडुअल चार्ज है। इस प्रकार हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनके बारे में मुख्य रूप से केमिस्ट अल्फ्रेड वर्नर ने काफ़ी डिटेल स्टडी किया। उन्होंने इसके बारे में बताया, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग नेचर को समझाने के लिए कई कंसेप्ट दिए गए। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, LFT लिगेंड फील्ड थ्योरी और MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इनमें से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT के बारे में हमने BSc सेकेंड ईयर में अध्ययन किया था। अब हम नेक्स्ट जो थ्योरी है CFT, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो CFT थ्योरी का रिक्वायरमेंट कैसे हुआ? VBT थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस की वजह से एक नए कंसेप्ट की आवश्यकता हुई, या हम कहें कि CFT की ज़रूरत पड़ी। तो ये लिमिटेशंस क्या हैं? जो VBT कंसेप्ट है, VBT थ्योरी है, उसमें काफ़ी अजम्पशंस लिए गए। उनके आधार पर ये माना गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत अधिक स्टेबल होता है। तो उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड माना गया, और उसके अकॉर्डिंग मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिड कंडीशन में आकर लिगेंड के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड का ये जो नेचर VBT ने बताया, उसको सही मानते हुए, उसको आधार मानते हुए ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। लेकिन VBT के द्वारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इस वजह से हमें CFT कंसेप्ट की आवश्यकता हुई।
ये कुछ लिमिटेशंस क्या हैं, जैसे वीबीटी कंसेप्ट में जब आप लोगों ने पढ़ा तो उसमें देखा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलरफुल होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलरफुल क्यों होते हैं या वो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं, इसके बारे में वीबीटी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। इसके अलावा वीबीटी के द्वारा हम लिगेंड की नेचर के बारे में नहीं बता सकते कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा होगा और वीक लिगेंड कौन सा होगा, जबकि वहाँ पर हमने ये अध्ययन ज़रूर किया था कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं। वहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन वीबीटी स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के बारे में नहीं बताता है, ये उनके बीच में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करता है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब समन्वय संख्या 4 होती है तो वहाँ पर टेट्राहेड्रल कंपाउंड बनेगा या स्क्वायर प्लेनर बनेगा, इसके बारे में वीबीटी कोई प्रेडिक्शन नहीं देती है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है, उसके बारे में भी वीबीटी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई। इसलिए हमें सीएफटी की आवश्यकता महसूस हुई या सीएफटी थ्योरी के बारे में हम स्टडी करते हैं। सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया। मुख्य रूप से इस थ्योरी में जैसे हम जब इसका नाम देखते हैं, इसमें क्रिस्टल और फील्ड दो नाम है, तो ये क्रिस्टल का मतलब हुआ कि मेटल, क्योंकि मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं और सॉलिड फॉर्म उनकी जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल के लिए यूज़ किया गया क्रिस्टल। उन क्रिस्टल के साथ लिगेंड इंटरेक्शन करते हैं और वो लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होती है, वो नेगेटिव पॉइंट या पॉइंट आयन के रूप में बिहेव करते हैं। उनका जो नेगेटिव फील्ड है वो यहाँ पर वो हम फील्ड यूज़ कर रहे हैं। तो क्रिस्टल और फील्ड के इंटरेक्शन के द्वारा यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। तो उसको प्रिंसिपल मानते हुए ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को समझाती है या बॉन्डिंग नेचर को समझाती है, इसलिए इस थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं CFT। तो क्रिस्टल और जो पॉइंट ग्रुप हैं, जो लिगेंड है, उनके बीच में इंटरेक्शन से बॉन्डिंग होगा। तो क्रिस्टल की जब हम बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि डी ब्लॉक के मेटल्स हैं। ये डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं, इनका साइज एस ब्लॉक मेटल की तुलना में छोटा होता है और इनकी जो वैलेंसी है या इनका जो ऑक्सीजन स्टेट है या इनका जो चार्ज है वो एस ब्लॉक की तुलना में जनरली हाई होता है। इस कारण ये जो यहाँ जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल का पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाई होगा। इसके साथ इंटरेक्शन करने के लिए आ रहे हैं लिगेंड जिनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। तो इस प्रकार से ये जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है क्यों? क्योंकि जो क्रिस्टल है वो पॉजिटिव चार्ज सेंटर के रूप में काम कर रहा है और जो लिगेंड है वो नेगेटिव पॉइंट के रूप में बिहेव कर रही है, इसलिए दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। अतः CFT ये मानता है
कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नेचर आयनिक है। तो CFT के अनुसार मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। CFT के अनुसार मेटल और लिगेंड जब अनंत दूरी पर होते हैं, सेपरेट रहते हैं, तो उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी बहुत हाई होती है। ये जब एक दूसरे के निकट आते हैं, मेटल आयन की हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से लिगेंड इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब अट्रैक्ट होकर पास में आते हैं तो एनर्जी कम होने लग जाती है और मेटल लिगेंड सिस्टम स्टेबलाइज होने लग जाता है। जब लिगेंड मेटल आयन की तरफ आएंगे तो वो लिगेंड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी उनकी हाई होती है, वो जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण मेटल की तरफ आएंगे, अट्रैक्ट होकर मेटल की तरफ आ रहे हैं, एक निश्चित लिमिट के बाद जब वो और नज़दीक आएंगे तो मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड की जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। वो अब इफेक्टिव फॉर्म में आने लग जाता है। पहले इफेक्टिव था मेटल और लिगेंड के बीच का जो अट्रैक्शन है वो, और अब थोड़ा इफेक्टिव होने लग गया क्या, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का रिपल्सिव इंटरेक्शन। ये रिपल्सिव इंटरेक्शन जब होगा तो लिगेंड मेटल के डी ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल की डीजेनरेसी को ख़त्म करने लग जाते हैं, या इस इंटरेक्शन की वजह से मेटल के डी ऑर्बिटल की एनर्जी चेंज होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि मेटल की जब हम बात कर रहे हैं तो इस मेटल में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन से हैं? डी ऑर्बिटल। क्योंकि मेटल सामान्यतः +2 +3 +4 इस फॉर्म में जब आया तो उसके जो आउटर मोस्ट 4s ऑर्बिटल हैं या जो s सबसेल है वो तो ख़त्म हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन है इंट्रैक्शन करने वाले, वो इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे? डी ऑर्बिटल में। इस कारण लिगेंड के साथ इंट्रैक्शन करेंगे डी ऑर्बिटल्स। तो इस इंट्रैक्शन की वजह से लिगेंड से जैसे मेटल की तरफ आएंगे और अधिक निकट आने पर रिपल्सिव इंट्रैक्शन बढ़ेगा, जिससे मेटल के डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग होने लग जाएगा। डी ऑर्बिटल का ये स्प्लिटिंग ही CFT का प्रिंसिपल है। इस प्रकार CFT में मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड का जो कोवलेंट नेचर है या कोऑर्डिनेशन नेचर है उसको इग्नोर किया गया और यह माना गया कि दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और इस इंटरेक्शन के दौरान मेटल के डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी ख़त्म हो जाती है। तो डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी ख़त्म किस प्रकार से होगी, उनका स्प्लिटिंग किस प्रकार से होगा, उसे समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो मेटल के अंदर किस प्रकार से ओरिएंटेड रहते हैं, या डी ऑर्बिटल्स की शेप किस प्रकार की है। तो यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल्स इन मॉडल्स के थ्रू शो हो रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये dx², ये x²y², ये dz², ये जो दोनों डी ऑर्बिटल हैं, यहाँ पर आप इनको देखेंगे कि इनकी जो लोब हैं ये लोब x एक्स के ऊपर हैं। जैसे अगर ये x एक्स है तो यहाँ पर ये दो लोब x के ऊपर है, और ये वाली जो दो लोब हैं वो इस दूसरी y एक्स के ऊपर है। तो यहाँ पर dx² y² की जो चार लोब हैं
उनमें से 2 लोब एक्स एक्स के ऊपर हैं और 2 लोब वाई एक्स के ऊपर हैं। इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में 2 लोब होती हैं और ये दोनों लोब जेड एक्स के ऊपर हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो जेड एक्स है वो इन दोनों लोब के सेंटर में से पास आउट होती है और बीच में ये रिंग है जो एक्स वाई प्लेन में है। इनके अलावा जो शेष 3 डी ऑर्बिटल हैं वहाँ पर जब हम देखेंगे तो उनकी जो लोब हैं वो लोब एक्स एक्स के ऊपर ना होकर इन एक्स एक्स के एक्सेस के बीच में हैं। शेष 3 जो डी ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इनकी लोब्स एक्सेस के ऊपर ना होकर एक्सेस के बिटवीन है। तो ये जो डी ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जिनकी लोब एक्सिस के ऊपर हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल्स, जो कि 2 हैं। इन दोनों डी ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। जो नीचे तीनों डी ऑर्बिटल हैं बिटवीन द एक्सिस, इन्हें हम ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उस कंडीशन में सिमेट्रिक कंडीशन में होने पर इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं T2G से। ये इस प्रकार डी ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर इन सब को हम क्या मानेंगे कि ये मेटल क्रिस्टल के सेंटर के चारों तरफ इन्हीं एक्सेस के अकॉर्डिंग, यानी ये जो एक्सेस का सेंटर है ये सेंटर ही मेटल क्रिस्टल का सेंटर होगा और उसके सापेक्ष ये एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स के अकॉर्डिंग अपना स्पेसिफिक ओरिएंटेशन रखेंगे। जब हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का है तो उसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। जो बॉन्डिंग कनेक्टिविटी है या वैलेंसी है वो 6 है। तो अगर हम ये मानते हैं कि वो 6 लिगेंड अलग अलग हैं, जो 6 वैलेंसी हैं वो अलग अलग लिगेंड के साथ, चाहे वो लिगेंड सेम हो या डिफरेंट हो, उनसे जुड़ी हुई है, तो ये 6 लिगेंड इस क्रिस्टल मेटल क्रिस्टल के चारों तरफ इस प्रकार से आएंगे कि इन लिगेंड के बीच का जो आपस में जो इंटरेक्शन है या रिपल्सन है वो मिनिमम हो, ताकि सिस्टम में स्टेबिलिटी अधिक रहे। तो यहाँ पर जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये मेटल का सेंटर है, ये उसका क्रिस्टल फील्ड है क्यूबिक फॉर्म की तरह। तो यहाँ पर ये 6 लिगेंड मैक्सिमम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं अलग अलग प्लेन में। इंट्रैक्शन, क्योंकि अट्रैक्शन हुआ, मैं जो मेटल आयन है उसका पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अधिक है, लिगेंड नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रिच वाले ग्रुप होते हैं या आयन होते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन की वजह से मेटल आयन की तरफ आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये इंट्रैक्शन करेंगे। जब ये लिगेंड यहाँ पर अट्रैक्शन कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि ये जो लिगेंड हैं ये 2 लिगेंड आ रहे हैं जेड एक्स के ऊपर, ये 2 लिगेंड आ रहे हैं एक्स एक्स के ऊपर, ये 2 लिगेंड आ रहे हैं वाई एक्स के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम इसके अंदर इमेजिन करें कि इस मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो कहाँ होंगे, तो आपको ध्यान होगा कि यहाँ इस प्रकार से डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है और इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को। और जो डी एक्स वाई या डी वाई जेड या डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स हैं उनकी लोब इस प्रकार का जो बीच का एरिया है वहाँ पर वो होंगे इस प्रकार से। तो अगर हम ध्यान दें तो क्या दिखेगा कि जो लिगेंड हैं यहाँ ऑक्टाहेड्रल कंडीशन में, वो लिगेंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की जो लोब हैं उन्हीं की डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये लिगेंड इन दोनों ऑर्बिटल की लोब को सबसे अधिक प्रभावित करेंगे, इनके साथ रिपल्सन इनका सबसे अधिक होगा, इनके निकट सबसे अधिक आ रही है। तो इन लिगेंड का इस कंडीशन में जो इंटरेक्शन है वो दो प्रकार से हो गया या असमान हो गया। क्या कि ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को तो बहुत अधिक प्रतिकर्षित कर रही हैं, और डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जो ऑर्बिटल है उनको कम प्रतिकर्षित कर रही हैं, उनके ज़्यादा निकट नहीं आ पा रही है। तो इनके जो इंटरेक्शन असमान होने से जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए एनर्जी के अकॉर्डिंग। जिनका रिपल्सन अधिक हुआ वो अधिक एनर्जी वाले हो गए, जिनका रिपल्सन कम हुआ वो कम एनर्जी वाले। तो इस प्रकार से डी ऑर्बिटल का इन लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग हो जाएगा। ये यहाँ पर देखो दो ग्रुप बन गए हैं, ये दो ग्रुप हाँ ये रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ये EG ग्रुप है और ये T2G ग्रुप है। ये बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल हैं, ये ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल हैं। ये इस प्रकार से इंट्रैक्शन हुआ और ये जो ऑर्बिटल्स हैं उनका स्प्लिटिंग हो गया। ये यहाँ पर जब लिगेंड मेटल से बहुत दूर थे उस कंडीशन में यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल जो 500 डी ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर वो यहाँ पर डीजेनरेट कंडीशन में है। जैसे ही मेटल एक निश्चित लिमिट के से अधिक अंदर की तरफ आ गया इंट्रैक्शन करता हुआ, तब वो लिगेंड डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कर देता है। और ये जो दो ऑर्बिटल जिनकी लोब मेटल के लिगेंड के साथ ज़्यादा निकटता प्रदर्शित कर रही थी, जिनका जो ज़्यादा रिपल्सन महसूस कर रही थी, उनकी एनर्जी अधिक हो गई। ऑक्टाहेड्रल में इनको हम EG से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो तीन नीचे वाले हैं जिनका एनर्जी कम है, ये T2G जो कम रिपल्सन वाले हैं। इस प्रकार से जब जैसे जैसे विसिनिटी बढ़ेगी मेटल लाइन की लिगेंड के साथ, तो इस डायरेक्शन में इस प्रकार से स्प्लिटिंग प्रोसेस इफेक्टिव हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते ही मेटल के जो डी ऑर्बिटल हैं वो डीजेनरेट कंडीशन में नहीं है, उनकी डीजेनरेसी ख़त्म हो गई है। अब वो स्प्लिटेड फॉर्म में है, T2G और EG की फॉर्म में। जैसे यहाँ पर आपको इमेजिनेशन हो रहा है कि ऑक्टाहेड्रल में ये डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल हैं वो इन दो लिगेंड के द्वारा इस प्रकार से बहुत ज़्यादा रिपल्सन महसूस कर रहा है। और ये शेष जो चार लिगेंड हैं, ये दो लिगेंड तो यहाँ डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की लोब को इफेक्टेड कर रही हैं ज़्यादा, और ये जो चार ऑर्बिटल ये हैं, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की जो चार लोब हैं उनके जस्ट अप्रोच में आ रहे हैं, उनके जस्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ये उनको ये चारों लिगेंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल की लोब है उनको बहुत ज़्यादा रिपल्सन देंगी, जिससे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो उनके ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिटिंग फॉर्म में आ जाते हैं। ये EG और ये T2G, डी एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब ये स्प्लिटिंग होता है तो यहाँ पर इसके सापेक्ष इनका जो एनर्जी लेवल है, जो स्प्लिटिंग हो गया, तो हम ये कहते हैं कि T2G और EG के बीच का जो स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल है वो डेल O है। डेल एनर्जी डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, O ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो T2G और EG का बीच का जो एनर्जी गैप है उसे हम डेल O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे हम कहते हैं कि इसका वैल्यू 10 DQ के बराबर होता है। यहाँ पर ये इनका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट के सापेक्ष जो EG ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी अधिक हो जाती है, कितना 0.6। ये दोनों ऑर्बिटल इन तीनों के सापेक्ष इतने अधिक एनर्जी के हो जाते हैं। तो इन तीनों के सापेक्ष हो रहे हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 3/5। टोटल 5 हैं और इन तीन के सापेक्ष इनकी एनर्जी बढ़ गई है, तो 3/5।
तो ये क्या आ जाएगा 0.6 डेल ओ। और ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ये इन दोनों के सापेक्ष कम एनर्जी वाले हो गए हैं, तो ये 2/5, तो इनका जो एनर्जी है वो नेगेटिव में 0.4 डेल ओ के रूप में इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्प्लिटिंग है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इनका बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी के रूप में उसे हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE। इसे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। कब? जब इस स्प्लिटिंग की वजह से एनर्जी बाहर रिलीज होती है और बनने वाले कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में एनर्जी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये जो स्प्लिटिंग का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड 2 प्रकार के जो फैक्टर्स हैं उनके द्वारा प्रभावित होता है, और वो फैक्टर्स हैं मेटल से रिलेटेड और लिगेंड से रिलेटेड। तो हम कह सकते हैं कि जो डेल ओ है उसका वैल्यू F और G, जो F है मेटल से रिलेटेड पैरामीटर हैं और G लिगेंड से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, उनके इक्वल होता है। वो पैरामीटर जितने अधिक होंगे उसी के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू फाइंड आउट होगा। मेटल से रिलेटेड फैक्टर कौन कौन से हैं? चार्ज ऑन मेटल आयन, नंबर ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल आयन, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ मेटल आयन या डी इलेक्ट्रॉन्स, या मेटल कौन से ट्रांजिशन सीरीज का है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का है, या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है। ये स्प्लिटिंग का जो क्वांटिटी है इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डेल ओ कितना स्प्लिटिंग होगा, वो प्रोपोर्शनल किसके, मेटल पे जितना अधिक चार्ज होगा। कौन सी ट्रांजिशन सीरीज वाले हैं, तो अगर सेकेंड वाले हैं तो उनका स्प्लिटिंग फर्स्ट वालों की तुलना में अधिक होगा। लिगेंड की ये लिगेंड वाला फैक्टर आ गया, इसके हम आगे बात करेंगे। लिगेंड का स्ट्रेंथ जितना अधिक होगा स्प्लिटिंग उतना अधिक होगा। और ये स्प्लिटिंग डी में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ने पर स्प्लिटिंग का वैल्यू बढ़ता है। ये इस प्रकार से है। ये हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अभी बात कर रहे हैं। जब हम ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मुख्य रूप से 3 प्रकार की ज्योमेट्री वाले हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो पहले हम ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, फिर उन्हीं को रेफरेंस के रूप में लेते हुए हम टेट्राहेड्रल के बारे में बात करेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब लिगेंड बॉन्डिंग करने के लिए मेटल आयन के पास में आते हैं तो मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिटिंग शो करते हैं, उनका स्प्लिटिंग हो जाता है। और एक निश्चित दूरी पर आने के बाद जैसे उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्टेबल हो गया, उसको हम बोलते हैं कि वो बॉन्डिंग कंडीशन आ गया। और उस कंडीशन में मेटल के डी ऑर्बिटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स, जो डी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इंटरेक्शन से जस्ट पहले थे, उन्हीं डी इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है। उस रीअरेंजमेंट के द्वारा हम फिर ये निकालते हैं कि टोटल कितना एनर्जी रिलीज़ हुआ। तो जो एनर्जी रिलीज़ होता है वो एनर्जी रिलीज एनर्जी की वजह से ही ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। उस एनर्जी को हम बोल रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है आफ्टर स्प्लिटिंग, और कितने पेयरिंग बनते हैं डी ऑर्बिटल में, पेयरिंग कितनी जगह होती है, पेयरिंग ग्रुप कितने हैं, उन दोनों के द्वारा डिसाइड की जाती है। तो आज इतना ही। तो CFT में हमने ये देखा कि CFT का मेन प्रिंसिपल क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ये स्प्लिटिंग क्यों होती है? ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ लिगेंड्स।